नमस्कार दोस्तों, इस देश की न्यायपालिका किसी भी अल्पसंख्यक को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को न्याय नहीं देगी यदि वो सरकार के खिलाफ खड़ा है। मोदी आरएसएस बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ खड़ा है। वो उसे जेल में ही सड़ाएगी, भले ही उसके खिलाफ वो ट्रायल शुरू ना कर पा रही हो, भले ही उसके खिलाफ कोई और चीजें ना आ रही हो। तो आज यही स्थितियां हैं। यदि इन स्थितियों को देखें तो शुरू करता हूं शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेके। दोनों के खिलाफ 2020 में दिल्ली दंगों में आरोपी बनाया गया। 4 साल से वो जेल में सड़ा है। उनके खिलाफ ट्रायल नहीं शुरू हो पाया है। बावजूद इसके उन्हें जमानत नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तमाम सारे लोग और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कहते हैं कि जमानत हक है, बेल हक है, जेल एक्सेप्शन है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। यहां बेल एक्सेप्शन है, जेल हक है। तो यह स्थिति है। क्यों? क्योंकि चिढ़न इसी बात की है। चिढ़न इस बात की है कि वो मुस्लिम है। इसी तरीके से बिल्कुल यही हो रहा है अमृतपाल के साथ। अमृतपाल जेल में है, लगातार उसकी जेल बढ़ाई जा रही है। उसे पंजाब की बजाय ले जाकर के असम की जेल में रखा जाता है। बीच में इतनी दूरी पे कोई और जेल बचती नहीं है। राज्य इसका मतलब उसे जेल में भी रखने की स्थिति में नहीं है। इतना असुरक्षित पंजाब है, इतना असुरक्षित दिल्ली है कि ना उसे तिहाड़ में रखा जा सकेगा, ना वहां रखा जा सकेगा। क्यों? क्योंकि उसने भी आरएसएस बीजेपी के एजेंडे तोड़े। और इसी तरीके से तमाम सारे लोग हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन अदालतें सुनेंगी नहीं। आज भी उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल का एप्लीकेशन लगी थी, उस पर सुनवाई होनी थी। अदालत ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि आप 25 नवंबर को सुनेंगे। इसके पहले याद करिए, जब डेट लगी थी तब जो जज थे कैद, उन्होंने कहा था अब 7 अक्टूबर को सुनेंगे, और फिर वो टाल के चले गए मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बन के। उसके पहले जस्टिस अमित शर्मा थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम सुनेंगे ही नहीं। उसके पहले एक जस्टिस मैडम थी, उन्होंने कहा नहीं, हम भी नहीं सुनेंगे। तो कोई सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बेल दे दी तो साहब नाराज हो जाएंगे। साहब चाहते हैं कि उसके साथ अन्याय हो, क्योंकि सबूत तो दिखा नहीं सकते। जेल भेजने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए यह हो रहा है। उधर आप देखिए, अमृतपाल के साथ कमोबेश इसी तरह से हो रहा है। उसके मामले में कहीं बीच में कोई चीज नहीं है, हर जगह बाधाएं हैं और उसे नजरबंदी में रखे हुए हैं। जबकि नरेंद्र मोदी के यदि आप फेवर में आ जाएंगे तो इंजीनियर राशिद को देखिए, आतंकवाद यूएपीए की ही धाराओं में बंद है। लेकिन जम्मू कश्मीर का चुनाव होता है तो उसे छुट्टी दी जाती है, उसे बेल दी जाती है जब वो लोकसभा चुनाव लड़ता है। लेकिन अमृतपाल को नहीं दी जाती है। उसे संसद के सत्र में हिस्सा लेने का दिया जाता है, लेकिन अमृतपाल को नहीं दिया जाता है, वो भी सांसद है। तो यह स्थिति है इस देश में, यह बना दिया है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं आज गोवा की प्राकृतिक संपदाओं पे हमला हो रहा है।
उसका दोहन हो रहा है। आरएसएस बीजेपी के पोषित पूंजीपतियों को सब सौंप देने के लिए किस तरीके से वहां पर कटान हो रही है, सब कुछ हो रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण सबको तितांजलि दे दी गई। और आरएसएस बीजेपी के लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उच्च पदों पर बैठे हैं, वह लोग कभी मुस्लिम्स के खिलाफ, कभी ईसाई के खिलाफ, कभी सिख के खिलाफ नफरत फैला करके और उसमें भूमि तैयार करते हैं आरएसएस बीजेपी की पूंजीपतियों के लिए। उनको सब सौंप देने का खेल चल रहा है। दुरुपयोग की यह पराकाष्ठा कभी नहीं थी। सरेआम ये सब कुछ हो रहा है। इसी तरीके से आपको याद होगा लद्दाख में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है, वहां का प्राकृतिक दोहन किया गया है। जिस तरीके से अनुच्छेद 370 हटा करके वहां की प्रकृति पर अदानी अंबानी जैसे लोगों को कब्जा कराया गया है, इसी के लिए तो हटाया गया था। और जिस लद्दाख से वायदा किया गया था कि शेड्यूल 6 में डालेंगे, उसे नहीं डाला गया। उसके खिलाफ जब सोनम वांगचुक आते हैं दिल्ली तक पदयात्रा करते हुए, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, निहत्थे व्यक्तियों को। वो गांधी जी की प्रतिमा पर एक दिन का उपवास करना चाहते थे, नहीं करने दिया गया। उन्होंने कहा जंतर मंतर पे परमिशन दे दीजिए। अवैध हिरासत में रखा गया उन्हें 2 दिन। जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट करने की, उन्हें शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं दी गई, उसे भी खारिज कर दिया गया। न दिल्ली सरकार न दिल्ली पुलिस। अब हालत यह है कि वो जो लद्दाख भवन में है वहीं पर अनशन पे बैठे। क्यों? अपने लिए नहीं, इस देश की प्राकृतिक संपदाओं को बचाने के लिए, इस देश के की उस सीमा को जो चीन से है और पाकिस्तान से है, उसको बचाने के लिए। चीन घुसता चला आ रहा है, नरेंद्र मोदी के पूंजीपति कब्जा करते चले जा रहे हैं, दोहन हो रहा है। जम्मू कश्मीर में भी यही काम हो रहा है। इसलिए अनुच्छेद 370 की क्लॉजेस खत्म किए गए थे। इसके बाद आप देखिए, जबकि आज भी देश के अंदर एक देश एक विधान नहीं है। अनुच्छेद 371 से नॉर्थ ईस्ट और कई सारे और राज्यों को तमाम अख्तियार दिए गए हैं, उन्हें विशेष उपबंध दिया गया है, जैसे 370 से जम्मू कश्मीर लद्दाख को दिया गया था। बहरहाल यह विडंबना देखने को मिल रही। राहुल गांधी इन सब के खिलाफ आवाज बनते हैं तो राहुल गांधी मोदी, भाजपा, आरएसएस के निशाने पर होते हैं। उनके हर शब्द को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जैसे अरे कोई ऐसा ही व्यक्ति बोल रहा हो, क्योंकि इन्होंने बड़े सालों तक यही कोशिश की, लेकिन अब यह काम नहीं चल रहा है। अभी जलेबी पे बता रहे थे, फिर किसी बता रहे थे। भाई जिसने जलेबी की फैक्ट्रियां देखी हो वो जानता है जलेबी की फैक्ट्री होती है। आप चले जाइए, चाहे वाडीलाल की हो, चाहे और तमाम कारपोरेट की हो, उनकी फैक्ट्रियां हैं, वहीं से दुनिया में जाती हैं, हजारों कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जब कह दिया कि छोटे लोगों की फैक्ट्रियां क्यों ना चले, क्यों ना हरियाणा में हो, गोहाना की जलेबी इतनी बेहतरीन है तो दुनिया में जानी चाहिए। और जब दुनिया में जाएगी, यहां पे भी 4-5 हजार लोगों को नौकरी उससे मिलेगी, तो भला ही होगा हरियाणा का। लेकिन भाजपाई कैसे प्रस्तुत करते हैं सबको पता है। बहरहाल अब जलेबी नरेंद्र मोदी की इस प्रदेश देश की जनता बनाने लगी, और उसी का नतीजा है कि अब आरएसएस बात करने लगा है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लिए बोझ बन गए हैं, लाइबिलिटी बन गए। अब वो नरेंद्र मोदी नहीं रहे जो यूजफुल होते थे, जो उन्हें सत्ता दिलाने में मदद करते थे। कभी नगर निगम का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, या चुनाव हो तमाम सारी जो है ग्राम पंचायतों के, और इन सब चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जाते थे। क्षेत्रीय पंचायतों के चुनाव में भी जाते थे।
आज नरेंद्र मोदी विधानसभा के चुनाव में जब जाते हैं तो भी नुकसान करा के आते हैं। नरेंद्र मोदी का चेहरा बदनुमा बन गया है। यही वजह है कि लद्दाख से, कश्मीर से शुरू करके और दिल्ली तक अब कहीं भाजपा नहीं रह गई है। हर राज्य में भाजपा हार गई है। और अब आगे उधर समुद्र के किनारे चले जाइए, तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना तक भाजपा को जनता ने साफ कर दिया है। और लगातार अब नॉर्थ ईस्ट और उधर पे भी आवाजें उठ रही हैं और सफाई होती जा रही है। तो अब यह सफाई आगे भी होगी और वो महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिलेगी और देखने को मिलेगा झारखंड में भी। इनके जरिए वो सत्ता का सिर्फ पाने का एक खेल। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में वो भगवाधारी आतंकी जो अपने आप को बाबा बताता है, वो किस तरीके की हरकतें करता है, क्या बोलता है, वह शर्मनाक है। लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। जो उसका विरोध कर रहे होते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनको आतंकी बताना और उनके ऊपर हमले करना और उन पे एफआईआर दर्ज करना, यह काम होता है। और यह काम योगी आदित्यनाथ कर रहा है, उसकी सरकार कर रही है। इसी तरीके से चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दूसरे और राज्य हो, यही खेल चल रहे हैं। और इन सब की आड़ में हो क्या रहा है? अडानी अंबानी को रईस बनाने के लिए भारत सरकार की प्रॉफिट की कंपनियां बेची जा रही और वो लगातार चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा माहौल बना रखा है कि अगर आप 25 अरबपतियों में से हो तो हर रोज आपकी लॉटरी खुलेगी, बैंक के दरवाजे आपको खुले मिलेंगे, 16 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफ हो जाएगा। मगर अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हो, अगर आप किसान हो, अगर आप मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, तो आपको जितनी मेहनत करनी है कर लो, उस मेहनत का आपको फल नहीं मिल सकता। अभी हाल ही में पिछले साल 18 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देने वाली जो छोटी सी आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं बनाने की कंपनी बनाई थी भारत सरकार ने, उसको बेचने का काम कर दिया नरेंद्र मोदी ने। बीजेपी सरकार मिनी रत्न कंपनी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड को बेच रही है। ये मिनी रत्न कंपनी एक दवा कारखाना है जो देश विदेश में आयुर्वेद और यूनानी दवाओं की सप्लाई करती है। इस मिनी रत्न कंपनी को पिछले साल 18 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। कंपनी सरकार को 6 करोड़ रुपए का डिविडेंड देने की भी तैयारी में है। इस कंपनी से 500 से ज्यादा कर्मचारी जुड़े हैं। हजारों छोटे किसान यहाँ कच्चे माल की सप्लाई करते हैं। ऐसे में सवाल है, आखिर क्यों सरकार मुनाफे में चलने वाली IMPCL को बेचना चाहती है? मिनी रत्न कंपनी के साथ की जा रही ये कारस्तानी बीजेपी सरकार के आयुर्वेद और आयुष को बढ़ावा देने के खोखले दावों की पोल खोल रही है। तो बेच दो, ये कर दो और उसकी आड़ में रेप करो, हमले करो, लोगों का छीन लो, लूट लो, यही तो किया जा रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी देश और देश के बाहर सब जगह देश के लिए पनौती हो गए, बेइज्जती करा रहे हैं। बेइज्जती का भी एक उदाहरण दे देता हूं। मालदीव सदैव भारत के प्रति कृतज्ञ रहा। राजीव गांधी ने उसकी मदद की थी, तब से वो सिर झुका के रहता। नरेंद्र मोदी की हरकतों के कारण उसने भारत को नकार दिया। भारत के जो जवान थे और वहां परमानेंट जो चीज रहती थी, भारत के लड़ाकू विमान होते थे, वो सब हटवा दिए। वहां से हमें सुरक्षा मिलती थी। समुद्र का वह क्षेत्र हमारे लिए चीन के खिलाफ एक अभियान का हिस्सा हो जाता था। तो राष्ट्रपति मौजूद ने आते उसे हटा दिया। बहरहाल अब उन्हीं को भारत ने बुला के आओ भगत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। उनके लिए घंटों खड़े रह रहे हैं लाल कालीन बिछा के, और उनकी गाड़ी आने का इंतजार कर रहे हैं कि साहेब आएंगे, सरकार आ रहे हैं। अब आप सोचिए, इतना सा मालदीव जो भारत के आगे झुक के रहता था, उसके लिए यह हालत, जबकि उल्टा होता था। तो यह इस बात का संदेश है कि नरेंद्र मोदी का ओरा न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर हर जगह इतना गिर गया है कि अब उनके कुछ अल्ले पल्ले नहीं। बांग्लादेश आंख दिखा रहा है,
मालदीव आंख दिखा रहा है, बर्मा यानी म्यांमार आंख दिखा रहा है, उधर श्रीलंका आंख दिखा रहा है। जहां देखे पाकिस्तान तो हमारा परमानेंट दुश्मन बन गया था। चाइना जिस तरीके से हमारी जमीनों पे कब्जा किए, सब किए, तो साहब क्या उम्मीद करेंगे ऐसे प्रधानमंत्री से। इसीलिए अब देश राहुल गांधी को चाहता है और वो जानता है कि राहुल गांधी जैसा काबिल, योग्य और राहुल गांधी जैसा विद्वान, राहुल गांधी जैसा वैश्विक समझ रखने वाला कैसे नेता मिलेगा, प्रधानमंत्री नहीं और हो सकता। इसीलिए हरियाणा के एक ताऊ ने एक चीज कहा, एक गोदी मीडिया के पत्रकार से, राहुल गांधी ने देखने की इच्छा आपकी खूब हो रही। देखने की इच्छा नहीं है, प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा है। हाँ, देखने की इच्छा तो हुक्म दिखे हैं, प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा है, प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल जी का बढ़िया हाल है। राहुल जी है तो सब कुछ है। अरे राहुल है तो मलिक भी है, राहुल है तो भालू भी है, राहुल है तो फोकाट भी है। राहुल गांधी का देख रहा हूँ क्रेज बढ़ा है क्या हरियाणा? अरे बहुत ज्यादा बढ़िया भैया, बहुत ज्यादा बढ़िया। अजय शरीफ बंदा है, सबको साथ लेके चल रहा है। सब भाइयों है, 36 बिरादरी को साथ लेके चल रहा है। मोदी ने बाढ़ ले खेत में, राहुल गांधी ने बाढ़ ले। मोदी ने दी का ज्ञान को ने, राहुल गांधी जी ने है ना खेती बाड़ी का सब क्या हर एक चीज की नॉलेज है। ये फैन हूँ मैं इनका, ये मेरा भाई है, बड़ा भाई है। राहुल गांधी न्यायवादी आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है ना। राहुल गांधी को हम देखना नहीं चाहते हैं, राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो यह समझ लीजिए, यह आवाज है इस देश के समझदार जनता की कि अब राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जय